हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। टास्क नंबर ये 13 है और ये आज टास्क दिया गया था हमारे आरओ मुख्य परीक्षा फेड बैच में। तो इसमें एक निबंध लिखने को दिया गया था। 3 निबंध दिए जाते हैं और मंडे को निबंध का सेशन रहता है। इस तरीके से वीक में आपके 6 क्लास होते हैं और संडे को गैप रहता है। तो जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं वो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड बैच की डिटेल मिल जाएगी। और जो लोग पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आइए करते हैं आज का एनालिसिस। ये हमारे एक एक्सपेरेंट्स हैं। इन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था संभावनाएं और चुनौतियां, देवेंद्र कुमार इनका नाम है। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया यहाँ पर, तो इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले प्रस्तावना होता है निबंध में। तो देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होती है, यानी ये डिजिटल कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों पर आधारित होती है। यह अनिवार्य रूप से सभी व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों को कवर करती है जो वेब और अन्य डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित होती है। तो बेसिकली इन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया है, यहाँ पर बताया है कि कैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था काम करती है। तो मेन पॉइंट पे इन्होंने फोकस किया है, ताकि देखो जो प्रस्तावना होती है उसमें आपको परिभाषा और उससे रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज बताने की कोशिश की है। आगे इसमें लिखते हैं, इसमें इंटरनेट, मोबाइल, बिग डेटा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो काफी ठीक ठाक लिखा है इन्होंने और काफी ठीक वर्ड्स भी यूज किए हैं। 100 से 150 के बीच में आपको प्रस्तावना लिखना होता है। तो इन्होंने ठीक इसमें लिखा है। प्रस्तावना इनका काफी ठीक ठाक है। आगे देखेंगे मुख्य विषय में। अब यहाँ पर ये एक गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पे इनको नए पैराग्राफ से स्टार्ट करना चाहिए था, तो यहाँ पे गैप छोड़ना चाहिए था, इन्होंने नहीं छोड़ा है। वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रमुखता प्राप्त करने के साथ वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रही है। इसमें संकेत मिलता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अब किसी विशिष्ट क्षेत्र तक की सीमित नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू तक विस्तारित हो रही है। फिर से इन्होंने अगेन पैराग्राफ नया लिखा है, लेकिन गैप नहीं छोड़ा है। ये गैप आपको देना है। ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ और ये चीज इनको फॉलो करनी चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व के बारे में भारत की जागरूकता, इसकी 620 अध्यक्षता और इससे जुड़े अवसरों और चुनौतियों के क्रम में आयोजित की जाने वाली बैठकों से प्रदर्शित होती है। तो 620 अध्यक्षता है, यहाँ पे 620 नहीं है, G20 है। ठीक है, देखो 620 लग रहा है, तो यहाँ पे G20 सही से लिखना चाहिए था इनको। और देखो यहाँ पे महत्व लिखा है, तो महत्व गलत है। ये महत्व को ऐसे लिखते हैं, हिंदी आप पढ़ रहे हो, समीक्षा अधिकारी बनोगे तो उस हिसाब से महत्व ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद में आगे है बैठकों को चुनौतियों के क्रम में आयोजित की जाने बैठकों को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीटी ने 17 से 19 अप्रैल 2023 तक हैदराबाद में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की दूसरी बैठक का आयोजन किया। ठीक है, इन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को G20 से जोड़ा है, काफी अच्छी बात है। जोड़ना भी चाहिए था, क्योंकि उदाहरण के लिए G20 ग्रुप अच्छा ग्रुप है और इसमें और भी चीजें शामिल की जानी चाहिए। अब ये नए पैराग्राफ से लिखते हैं G20, यहाँ पे लिखे हैं DEWG। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है। अगर यही चीज लिखनी है तो हिंदी में लिखिएगा कि पहली बैठक भविष्य में उत्पादक एवं सार्थक विचार विमर्श पर बल देने के साथ फरवरी 2023 में आयोजित की गई थी। फिर अगेन जब भी आप यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ेंगे या कुछ स्पेस देंगे तो नए पैराग्राफ में आपको लाइन छोड़नी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए सभी लोगों को, जो लोग पेड बैच लिए हैं या नहीं लिए हैं। ये तरीका होता है। विनिर्माण पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रभाव के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र में भी
डिजिटल अर्थव्यवस्था से प्रभावित और परिवर्तित हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के एकीकरण में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ इसमें सुधार हो रहा है। ये इन 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो आप एग्जामिनर के प्रति अट्रैक्टिव राइटिंग मानी जाती है। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को समझना। दूसरा पॉइंट है डिजिटल प्रणाली और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को महत्व देना। ठीक है। कुशल कार्यबल के विकास के क्रम में प्रशिक्षित पर बल देना, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। तो ये पॉइंट काफी इफेक्टिव है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है पॉइंट में। डिजिटल क्षेत्र में भारत सरकार की पहल लिखते हैं। प्रमुख डिजिटल पहल क्या है? भारत सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे भारत नेट परियोजना। इसका लक्ष्य वर्ष 2023 तक भारत के सभी गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाना। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, इसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्टार्टअप के लिए अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र बनाना है। लिखा इन्होंने बहुत सटीक है, लेकिन लिखने का थोड़ा तरीका गड़बड़ है, तो वो चीज ये आई होप समझ रहे होंगे, ये वीडियो भी देख रहे होंगे। देखो इसमें क्या है कि आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं, ना ही हेडिंग कोई डालनी है। पैराग्राफ में ये सारी चीजें आप लिखेंगे और उसमें गैपिंग नहीं देना है, सीधा सीधा लिखते जाइएगा पैराग्राफ बना करके। डिजिटल साक्षरता अभियान कार्यक्रम दिशा, इसे वर्ष 2016 से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, इफेक्टिव है। फिर अगेन देखो, अब अगला पैराग्राफ ये स्टार्ट करते हैं। ई रुपया और सशर्त हस्तांतरण। ई रुपया और सशर्त हस्तांतरण की हालिया प्रवृत्ति व्यवसाय और शासन दोनों के लिए निर्णायक हो सकती है। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य क्षेत्रों में सशर्त हस्तांतरण के लिए डिजिटल वाउचर या ई रुपया के उपयोग से अर्थव्यवस्था पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण कैसे लिखा जाता है? आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, महत्वपूर्ण, तो वहाँ पे आपकी वर्तनी शुद्धि बहुत आवश्यक है ऐसे लिखने में, नहीं तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे इसी में। वित्तीय समावेशन, विश्व भर में लगभग 75% वयस्कों के पास औपचारिक वर्किंग सेवाओं तक पहुंच है। डिजिटल रूप से बचत करने, खर्च करने और उधार लेने की क्षमता का भारत जैसे संसाधन संपन्न देश के संदर्भ में व्यापक आर्थिक प्रभाव है, क्योंकि इससे निगमों और सरकारों के घाटों को पूरा करने के लिए घरेलू वित्तीय बजट और विदेशी बजट को प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत ठीक बात लिखी है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन कार्यक्रमों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का ये दो काटपीट जो है, इससे बचिएगा। उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी के अपनाने को बढ़ावा देना है। ये दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक है। मेक इन इंडिया के तहत डिजिटल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि डिजिटल इंडिया डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। काफी अच्छा इन्होंने लिखा है इसमें। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रभाव बताते हैं। जनसांख्यिकी लाभ में डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता में दोहन में जनसांख्यिकी लाभांश भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए भारत में अंग्रेजी में दक्ष और प्रौद्योगिकी पसंद करने वाली एक बड़ी आबादी ने यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारी चीजें इंग्लिश में नहीं लिखनी, ये चीज ध्यान रखना, हिंदी में लिखना है इनको। आप हिंदी का ऐसे लिख रहे हैं, इंग्लिश में क्यों लिखते हैं ये सब? जैसे डिजिटल प्रणालियों को अपनाने में रुचि दिखाई है, जिससे अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि आप कम समय में ये वीडियो देखें, अपना ज़्यादा समय खराब ना करें। स्थानीय भाषाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए इनकी पहुंच और समावेशिता बढ़ सकती है, जिससे काफ़ी अधिक लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था से लाभान्वित हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फिर से ये हेडिंग डाली है। हेडिंग नहीं डालनी है, पैराग्राफ में ही आपको सारी चीज़ें गागर में सागर भरना है, ये चीज ध्यान रखनी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में डेटा को हम 21वीं सदी की मुद्रा करेंसी की संज्ञा दे सकते हैं। बहुत से ऐप्स के पास कोई
आय का जरिया नहीं है, लेकिन उनका मात्र एक डेटा है जो लाभ के लिए है। इंटरनेट आधारित इस व्यवसाय मॉडल को निगरानी पूंजीवाद कहा जाता है, जहां सभी सोशल मीडिया ऐप्स और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं से पैसे एकत्र वाले अपने अपने डेटा का इस्तेमाल करते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। ठीक बात है ये। आप भी जो चीज ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका डिजिटल इंडिया की ही देन है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनियों ने डेटा अर्थव्यवस्था के जरिए अपने साम्राज्यों का निर्माण किया है। निगरानी पूंजीवाद के अलावा दुनिया के अधिकांश उपभोक्ता डेटा गूगल, फेसबुक, अमेजन कंपनी जैसी कुछ डिजिटल कंपनियों के हाथ में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी इन्होंने अच्छी लिखी हैं। आगे इसमें देखते हैं। वजह से डेटा गोपनीयता के बारे में बताया है इन्होंने। डेटा प्रिवेसी और नेट तटस्थता की जुड़वा समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक, इसकी वजह से डेटा गोपनीयता और नेट तटस्थता यानी नेट न्यूट्रलिटी की जुड़वा समस्या उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना होगा कि बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए डेटा प्राइवेसी और नेट न्यूट्रलिटी के बीच यहाँ पे हेडिंग नहीं डालना है आपको। ठीक है, सीधे पैराग्राफ में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। हेडिंग से बचिएगा। निबंध में कहीं हेडिंग नहीं डाली जाती। वो कक्षा 2, 4, 5 में पढ़ रहे थे तो वो वहाँ पे प्रस्तावना की हेडिंग डालते थे। इस टाइप का नहीं लिखना है आपको। आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो उस हिसाब से लॉजिकली आप पैराग्राफ में ही आप उसको समावेशित कीजिएगा के बीच। अब इसमें आगे ये लिखते हैं, गोपनीयता भी ये कह सकते हैं जो डेटा सुरक्षा की शाखा है उससे सहमति, नोटिस, निर्णायक दायित्वों के माध्यम से डेटा की उचित हैंडलिंग की जाती है। ये मुद्दा विशेष रूप से तब चर्चा में आया जब कैम्ब्रिज एनालिटिक्स नाम की एक एनालिटिक्स फर्म द्वारा लगभग 50 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ताओं के पहचानने योग्य डेटा को पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया था, यानी सार्वजनिक कर दिया गया था। ठीक है, आगे लिखते हैं, गोपनीयता मनुष्य के मूल अधिकारों में से एक है और आज के डिजिटल युग में जहां जीवन का लगभग पूरी तरह डिजिटलीकरण हो चुका है वहां डेटा गोपनीयता की एक मानव अधिकार बन गया है। सही बात है। अब ये चुनौतियां बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके देखो ऐसे इन्होंने लिखा है काफी ज्यादा शब्दों में, लेकिन लिखने का पैराग्राफ का अंडरस्टूड इनके समझना थोड़ा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखना है, क्योंकि ऐसे में सिर्फ 3 ही पार्ट होते हैं, प्रस्तावना, मुख्य पार्ट और उपसंहार। तो इन तीनों में ही आप अपने पैराग्राफ्स को लिखेंगे। हेडिंग नहीं डालनी है, ये चीज समझना है। ठीक है, और लास्ट में जब उपसंहार लिखते हैं तो वहां पे सिर्फ आगे की राह दिखानी है, आगे क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशंस बताने। वहां पे आप चुनौतियां, प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं, ये सब नहीं दिखाएंगे। वहां पर सिर्फ आप अपने विचार बताएंगे कि आप अब क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है, ये चीजें बतानी है वहां पे उपसंहार में। मुख्य पार्ट में आप कुछ भी बताओ, प्रॉब्लम, समस्याएं, उद्देश्य, कारण, कुप्रभाव, जो भी लिखना है मैक्सिमम आप मुख्य पार्ट में लिखिएगा, लेकिन उपसंहार में आगे की राह। एग्जामिनर सिर्फ आपका प्रस्तावना चेक करता है, मुख्य पार्ट ऐसे धीरे धीरे कबड्डी खेलते हुए चेक करेगा, लास्ट में उपसंहार देखेगा वो कि आपने आगे की राह क्या बताई है। 40 नंबर उसको देने हैं, वरना वो 40 में 15-20 दे करके आगे बढ़ जाएगा। और मोस्टली इतना ही नंबर मिलता है लोगों को, 15 से 20-25 नंबर के ये रेंज है। अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको 30-28 ऐसे मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्सीलेंट लिखेंगे तो 32-35 भी जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन्होंने जिस तरीके से लिखा, इनको मैं 26 आउट ऑफ 40 मार्क दूंगा, क्योंकि इन्होंने पैराग्राफ को सही से फ्रेमिंग नहीं किया है। लिखा बहुत अच्छा है, सही से फ्रेमिंग कैसे करना है मैंने बहुत सारे ऐसे कराए हैं, मॉडल ऐसे, राइटिंग, बहुत सारे, कम से कम 52-53 मैंने करा दिए हैं चैनल पे। अगर जो लोग पेड बैच नहीं लिए हैं तो वो लोग उन सारे वीडियोज को कच्चा चबा जाए, इतना देखें, 3-3, 4-4 बार देखेंगे, वो आप ऐसे में मास्टर हो जाओगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे की प्रैक्टिस करिए। रोज आप 1 या 2 ऐसे जरूर लिखिएगा।
ठीक है। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं खुद ही प्रैक्टिस इतनी सारे ऐसे की करा दूंगा कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। वहाँ पर पेड बैच की डिटेल्स मिल जाएगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।